तो अब हम एंटर कर चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के साल के उस टाइम में जिसको वैसे माना जाता है सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग टाइम, क्योंकि ये है पूरा रेसलमेनिया वीक। यहाँ पे आप पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक भाई सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के शोज़ की लिस्ट देख सकते हो। रॉ है, यहाँ पे एनएक्सटी है, रेसलमेनिया किक ऑफ है, फिर स्मैकडाउन होगी, फिर उसी दिन हॉल ऑफ फेम भी है, फिर आप इसमें ट्रिपल ए को भी ऐड कर सकते हो क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक्वायर्ड है। और उसके बाद तो भाई फिर रेसलमेनिया की नाइट 1, उसके बाद रेसलमेनिया की नाइट 2, और ये फिर होगा रॉ आफ्टर रेसलमेनिया का एपिसोड। तो भाई ऐसा पूरा कार्ड देख के तो लग रहा है, मतलब पूरी लिस्ट देख के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कितना ज़्यादा एक्साइटिंग टाइम है। लेकिन वो चीज़ हम लोग भी जानते हैं कि जिस हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस साल चीज़ें करी हैं, पिछले साल की तरह या पहले के सालों की तरह डब्ल्यूडब्ल्यूई में अभी वो फीलिंग नहीं है। बट क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज़ को चेंज कर सकती है, वो पता चलेगा हमको इस हफ्ते के पूरे टाइम में। और मुझे ये भी लगता है कि बहुत सारे फैंस यहाँ से डिसाइड भी करने वाले हैं कि आज से उनको रेगुलर बेसिस पे डब्ल्यूडब्ल्यूई देखना कंटिन्यू करना है या फिर नहीं। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई रोमन रेंज से। तो रोमन रेंज अभी एक पॉडकास्ट इंटरव्यू तो इसको नहीं बोल सकते, एक ऐसे एपिसोड में आया था जहां पर वॉचेस के बारे में, जो लोग वॉचेस को लेके बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म दिखाते हैं, उसको लेके बहुत उसके फ़ैन होते हैं, बहुत बड़े वाले गीक होते हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो रोमन रेंज यहाँ पे थे और उन्होंने कुछ बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। और भाई जो रोमन रेंज की बातें पहले हुआ करती थी उससे ये बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। सबसे पहले उन्होंने कॉमेंट किया अपने रिटायरमेंट के बारे में। तो रोमन रेंज ये कहते हैं कि कभी कभी उनको लगता है कि वो एकदम इलीट लेवल पे जाके काम करे, बिल्कुल अपना बेस्ट देने की कोशिश करे, लेकिन उसके बाद वो खुद से बात करते हैं कि वो सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं। बट उसके बाद उनको चीज़ें समझ में आती हैं और वो ये कहते हैं कि जो भी मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई में किया है, मैं अभी अपना करियर ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस कंपनी के अंदर मैं कर सकता हूँ। और यहाँ पे एक जो स्पेसिफिकली उन्होंने चीज़ को मेंशन किया, वो ये कहते हैं कि वो एक चैंपियनशिप को जीत के ये लोगों को दिखा सकते हैं कि कैसे जब एक मेगा स्टार के पास वो चैंपियनशिप आती है तो वो चैंपियनशिप और वो जो चैंपियन है वो बहुत डिफरेंट फील होता है, कि जब मेरे पास टाइटल हो तो ये बहुत अलग है बाकी और किसी भी सुपरस्टार के पास टाइटल होने से। और अभी रोमन रेंज का आपको पता है सीएम पंक के साथ होने वाला है रेसलमेनिया में मैच। तो अगर इस हिसाब का पैशन है रोमन रेंज में तो भाई ये चीज़ बताता है कि येस, रोमन रेंज अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में ऐसे ही कंटिन्यू करने वाले हैं। और जो मैंने आपको बात बोली कि कैसे एक स्टेटमेंट रोमन रेंज की बदली भी नजर आ रही है, तो कुछ साल पहले रोमन रेंज का कहना बहुत अलग होता था। उनको देख के ऐसा लग रहा था कि शायद अब एक ही रेसलमेनिया उनकी बाकी है, उसके बाद वो फुल्ली स्विच कर जाएंगे हॉलीवुड में और बहुत ही पार्ट टाइम बेसिस पर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आएंगे, जो कि अभी ही पार्ट टाइम बेसिस है। तो आप सोच लो कि वो वाला पार्ट टाइम जो है वो किस तरीके का होता। लेकिन अब रोमन रेंज के मुंह से हमको हॉलीवुड के बारे में ज़्यादा बातें सुनने को नहीं मिलती हैं। तो क्या रोमन रेंज का जो इंटरेस्ट है वो चेंज हुआ है? अब इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि देखो आप एक डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार हो तो आपके लिए ईजी होता है हॉलीवुड में जाके एक बड़ा सुपरस्टार बनना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद रोमन रेंज का लेवल डब्ल्यूडब्ल्यूई में इतना ज़्यादा बड़ा है कि एकदम से हॉलीवुड में जाके वो वाला लेवल उनको मिलेगा नहीं। और शायद कुछ चीज़ें रोमन रेंज ने समझी होंगी जो कि उन्हें लगता है कि हॉलीवुड में ज़्यादा टाइम ना बिता के अपनी घर में अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई में बिताना एक बेटर चीज़ रहेगी। और हम डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के लिए इससे अच्छी कोई चीज़ हो नहीं सकती। और भाई हॉलीवुड के बारे में ज़्यादा उनके मेंशन भी नहीं थे, तो कुछ तो चेंज हुआ है। पता नहीं क्या रोमन रेंज को लगता है कि चीज़ें उतनी आसान नहीं है जितनी शायद उन्होंने हॉलीवुड को लेकर सोची होंगी, उस बारे में नहीं पता। लेकिन एक स्टेटमेंट उन्होंने, आप बोल सकते हो कि एडब्ल्यू के बारे में तो नहीं दी, लेकिन काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि एडब्ल्यू के बारे में दी। उन्होंने बोला कि डब्ल्यूडब्ल्यू की जब बात आती है तो भाई यहाँ पे कोई भी कंपटीशन नहीं है। उन्होंने ऐसे बोला कि देखो बाकी प्रमोशन भी हैं, बाकी और भी जगह पे जाके आप रेसल कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें माउंटेन के एकदम टॉप पर रहना है तो भाई यू हैव टू बी इन डब्ल्यूडब्ल्यू। ऐसा वो क्लियर बोलते हैं। कहते हैं देखो मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैंने ऐसे किया है वैसे किया, मतलब वो उसके बाद वही चीज़ें बोलते हैं कि कैसे हमेशा आपके पास जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव करने का स्कोप होता है, तुम हमेशा डब्ल्यूडब्ल्यू में इवॉल्व कर सकते हो। तो बाकी प्रमोशंस को बिल्कुल रोमन रेंज ने साइड करके बताया हुआ है। मतलब इसमें आप एक एडब्ल्यू को ही मेजर मान सकते हो, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू के बाद अगर किसी प्रमोशन की बात होती है तो वो ऑल एलिट रेसलिंग ही है। तो ये रोमन रेंज का कहना था बाकी प्रमोशन के बारे में। और फिर उन्होंने ऊसोस के बारे में भी कमेंट किया, जो कि थोड़ा आप बोल सकते हो उनको कंट्रोवर्सी में लेके आ रहा है, कंसिडरिंग जिस तरीके से हमने ऊसोस को अभी रिसेंट टाइम में देखा है। रोमन रेंज ने बोला कि विदाउट अ क्वेश्चन रोमन रेंज जो सॉरी ऊसोस हैं वो ग्रेटेस्ट टैग टीम रेसलर्स अलाइव हैं, ऐसा उन्होंने बोला। तो अब वही है, जे ऊसो को लेके भी आपको पता है माहौल इतना सही रहा नहीं है पिछले कुछ टाइम में। तो जब बात आती है टैग टीम डिवीजन की तो आई थिंक येस ऊसोस बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन फिर अब लोग ना ऊसोस को भी जब देखते हैं तो जे ऊसो की वो इंडिविजुअल वाली इमेज के साथ देखते हैं, जिस वजह से शायद वो ये बात भूल जाते हैं कि ऊसोस ने क्या क्या काम किया हुआ है और कब से किया हुआ है। उनका वो वाला गिमिक जब वो
अपने रैंप पे गाना गाते हुए आते थे अपना समोन वाला, उसके बाद उन्होंने अपना कैरेक्टर चेंज किया, वो हील बने, उसके बाद हमने वो पूरा ब्लड लाइन वाला टाइम देखा, फिर बहुत सारी चीज़ आपको पता ही है जैसे वो आगे आगे बढ़ी। तो रोमन रेंस का मानना है कि ऊसोज हैं ग्रेटेस्ट टैग टीम रेसलर्स अलाइव, और बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम है, वो खैर होती रही है, वो हर एक स्टेटमेंट से होती भी रहती है। ड्रू मैकिंटायर अभी आपको पता है जेकब फार्टो के साथ फ्यूड कर रहे हैं, तो भाई उन्होंने एक ट्वीट किया और भाई क्या मस्त इसका कैप्शन उन्होंने लिखा है। सबसे पहले तो वो फोटोज़ यहाँ पे डाली गई हैं जहाँ पे वो जेकब फार्टो को बजा रहे हैं, और यहाँ पे उन्होंने लिखा है ऊसोस पेनिटेंशियरी नहीं है, इसको उन्होंने बदल के कर दिया ड्रूसो पेनिटेंशियरी, क्योंकि इस हिसाब का जो टॉर्चर है जेकब फार्टो को मिला था ड्रू मैकिंटायर की तरफ से। तो अब यही है कि जैसे मैंने बोला कि भाई ये इनफ अपना जो काम है उसको बिल्ड कर चुके हैं, और अब तो सीधा स्मैकडाउन वैसे एक बार और ये बनाएंगे, और देखते हैं फिर इनका जो मैच है रेसलमेनिया में जो होने वाला अनसैंक्शन्ड मैच। आई थिंक इसकी स्टिपुलेशन डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत अच्छी डाली है, और शायद हम लोग भूल रहे हैं कि हेल इन अ सेल वाली स्टिपुलेशन में डिस्कस हुई थी, बट अब तक उसके बारे में कुछ बात नहीं हुई है। तो देखते हैं अगर किसी मैच के अंदर उसको डाला जा रहा है। और अभी डब्ल्यूडब्ल्यू या टीकेओ वाले कुछ और भी चीज़ें करने वाले हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे बस थोड़ी देर में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं एडब्ल्यू के आज के डायनेस्टी वाले प्रीमियम लाइव इवेंट या फिर पीपीवी की। तो भाई यहाँ पे देखो एक फ़ैन साइन लेके आया था, और ये बिल्कुल सामने ही बैठा हुआ है, जहाँ पे मतलब बिल्कुल आप बोल सकते हो रिंग साइड पे ही इसकी टिकट है, और यहाँ पे ये बंदा जो साइन लेके आया उसमें लिखा है दिस टिकट कॉस्ट्स लेस देन रेसलमेनिया 42 नोज ब्लीड्स, यानी जो सबसे दूर की भी सीट होगी रेसलमेनिया की उससे सस्ती टिकट लेके मैं AEW देखने आया हूँ, वो भी बिल्कुल अपना रिंग साइड एक्सपीरियंस लेने। आज से कुछ टाइम पहले ऐसी स्टेटमेंट अगर दी जाती तो पता क्या माहौल बनता, माहौल ये बनता कि हाँ देखो सही में माइनर लीग है AEW की, भाई तुम AEW की रिंग साइड के टिकट खरीद सकते हो और उतने पैसे में तुम WWE की कोई टिकट भी नहीं खरीद सकते। लेकिन क्योंकि अभी माहौल इस तरीके से शिफ्ट हुआ है कि WWE के टिकट प्राइसेस को लेकर लोगों ने बहुत सारी बातें बनाई हैं, तो ये चीज़ें AEW की तरफ गई, वो भी बहुत ही पॉजिटिव तरीके से। बाकी शो पर मैच भी था, जॉन मॉक्सली का भी मैच था उनका जो कि विल ऑस्प्रे के साथ। तो और भाई इस मैच में क्या एक मूवमेंट दिया जॉन मॉक्सली ने, वो तो आपको पता ही है जब मैचेस कर रहे हैं वो भी पीपीवी की बात हो रही है तो जॉन मॉक्सली भाई कुछ ना कुछ ऊटपटांग हरकत तो करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने वो जो स्टील स्टेप है भाई, बहुत हार्ड सरफेस वो होता है, क्योंकि अगर आप रिंग के कैनवस पे कर रहे हो तो आप एक वो नीचे हल्का सा बम्प लेते हो जिस वजह से वो जो प्रेशर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन वो चीज़ स्टील स्टेप्स के साथ नहीं होती, और यहाँ पे विल ऑस्प्रे को उन्होंने सीधा ही पाइल ड्राइवर ठोक दिया। बाकी इस मैच में उन्होंने चैंपियनशिप को रिटेन भी कर लिया था, और मेन इवेंट के अंदर MJF का मैच था, और इस मैच में उन्होंने क्रॉस रोड्स और पाइल ड्राइवर भी लगाया है, पैकेज पाइल ड्राइवर भी लगाया है केविन ओवेंस का। तो थोड़ी उन्होंने जो है शायद उनको क्या मतलब वही है, ऐसे मूव्स वैसे रेसलिंग में रेगुलर होते हैं, लेकिन क्रॉस रोड्स तो अगर आप लगते हुए देखोगे तो इसी से जोड़ोगे कि हाँ ये कोडी रोड्स का मूव है, और केनी ओमेगा के साथ उनका मैच था, और मैच में उन्होंने चैंपियनशिप भी रिटेन कर ली। रेसलमेनिया में एकमात्र ऐसा मैच जिसकी सबसे ज़्यादा हाइप है वो मैच है ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी का, और इस मैच की WWE ने टी शर्ट भी निकाली है जो कि आप देख सकते हो। अब ये टी शर्ट जब मैं पहले तक देखता था ना तो मुझे ऐसा लगता था भाई ये टी शर्ट्स क्यों ही निकालते हैं, इसको निकालने का क्या मतलब है, तो सिर्फ एक मैच के लिए है। लेकिन जब मैं खुद से देख के आया स्मैकडाउन रॉयल रंबल तो मुझे पता चला कि ये एक तरीके से जो वहाँ पे फैंस हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा सेंस बनाती है कि अगर वो किसी एक शो का पार्ट रहे हैं तो भाई वो एक चीज़ वहाँ से लेके आ सकते हैं जो कि उनको हमेशा याद दिलाती रहे कि उन्होंने उस वाले शो को अटेंड किया था। बट यस, मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता कि कोई बंदा ऑनलाइन ऐसी टी शर्ट क्यों खरीदेगा। बाकी तो काफ़ी बेसिक सी है, इसमें कुछ ज़्यादा बोलने के लिए है नहीं। ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी, यही सिंपल सा उन्होंने लिख दिया। मेन तो बात इनके मैच की है, और उससे भी बड़ी चीज़ ये कि क्या इस मैच का आउटकम होता है, क्योंकि अगर इस मैच में ओबा फेमी जीत गए तो भी रिएक्शन आने वाले हैं, और अगर ब्रॉक लेसनर जीत गए तो भाई फिर तो आप बोल सकते हो कि वो न्यूक वाले रिएक्शन आप WWE फैंस की तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। पैट मैकेफी वाली सिचुएशन के बारे में किसी वीडियो में बात ना की जाए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भाई अभी मेल्जर की तरफ से रिपोर्ट आई है कि ये जो पैट मैकेफी की लाइन्स आई ना स्मैकडाउन में जो हमने सुनी, वो खुद पैट मैकेफी लेके आए थे, लेकिन WWE में एक राइटर है जो कि डायरेक्टली WWE के लिए काम नहीं करते, लेकिन पता नहीं इनका क्या रोल है, क्रिश्चियन सोवेल करके इनका नेम है। तो ये वो राइटर थे जिनके पास से अप्रूवल गया, और भाई यहाँ पर ट्रिपल एच के साथ उनको एक तरीके से टोपी पहना दी गई। बात ये हुई कि जो चीज़ें मैकेफी ने बोली वो ट्रिपल एच को बताई तो थी, लेकिन वो नहीं बताई थी जो कि पैट मैकेफी ने वहां पे बोली, यानी ट्रिपल एच को कुछ और बताया गया और एक्चुअल में पैट मैकेफी ने जो चीज़ें बोली वो कुछ अलग थी। तो यानी रियल टाइम में ट्रिपल एच भी उस समय जो चीज़ें हैं वो सुन रहे थे। एंड वो वाली जो लाइन हमने सुनी थी जहाँ पर उन्होंने बोला था कि भैया जाके कोडी रोड्स और ट्रिपल एच वाली जो लाइन उन्होंने बोली थी हिंदी में बोलने में बहुत ज़्यादा वो अजीब लगती है, तो वो वाली लाइन ऑब्वियसली फिर वही बात है कि क्या ट्रिपल एच को अगर पहले पता चलता तो उसका अप्रूवल मिलता है, फिर नहीं। तो भाई सोचो क्या WWE में हालात चल रहे हैं कि जो क्रिएटिव हेड है, जो फाइनल हरी झंडी देता है सारी चीज़ों के ऊपर,
उसको ही नहीं पता चल रहा कि उसके शो पर, जिस शो को वो बुक कर रहा है, उसमें क्या होने वाला है। और अभी एक पब्लिक स्टेटमेंट भी आई है डेमन प्रीस्ट की इन सारी चीज़ों के ऊपर, और वो एक तरीके से ना आप बोल सकते हो कि पूरा बैक स्टेज एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे कहते हैं कि भाई सारे लोग पिस ऑफ थे पैट मैकेफी के इस प्रोमो को देख के, क्योंकि जिस तरीके के वर्ड्स उन्होंने बोल दिए, ना उस चीज़ को पैट मैकेफी को बोलने की ज़रूरत थी, और ना इस चीज़ को बोलने से पैट मैकेफी को कुछ ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अब यहाँ पे देखो ये डेमन प्रीस्ट अपने टैलेंट वाले तरीके से बोल रहे हैं कि यार देखो उसको एफ बॉम्ब बोलने का मौका मिल गया, अगर हमको बोलने का मौका मिलता तो हम लोग भी कितना कूल दिख सकते थे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे मिडिल फिंगर या एफ बॉम्ब वाली चीज़ों को तभी दिखाती है जब उनको स्टोरी लाइन थोड़ी सीरियस बनानी होती है। लेकिन यहाँ पे जो जो जिसको देखा जा रहा है वो इस तरीके से देखा जा रहा है कि भाई देखो कैसे ये ट्रिपल एच के लोग हैं, और मतलब ऐसा करके कि टैलेंट्स के मुंह से वो बात बोल के ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ट्रिपल एच की तो भाई कोई गलती नहीं है इसमें, या ट्रिपल एच के साथ कितना गलत हो रहा है, लेकिन वो अपने टैलेंट के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे ज़्यादा बोल रहे थे। तो आपको पता ही है सोशल मीडिया पे नैरेटिव कितने ज़्यादा बनाए जाते हैं चीज़ों को लेके। जैसे कोडी रोड्स की वीडियो के ऊपर डिसलाइक्स आए थे तो उसमें बताया जाता है कि भैया ये जो डिसलाइक्स हैं वो बॉट से खरीदें, जबकि उससे पहले या अब भी जब इतने डिसलाइक्स आ रहे हैं किसी और चीज़ को लेके तो कभी ऐसी बात नहीं होती कि यहाँ पे बॉट डिसलाइक्स का यूज़ किया हो। आपको याद हो, अगर आप चैनल पे एक्टिव चैटर हो तो कई बार मैंने आपको केविन ओवंस और उनके बेटे की फ़ोटो दिखाई है, और जब मैंने पहली बार दिखाई थी तब वो कुछ फ़ोटो और ही थी, और जब मैं आपको अब दिखा रहा हूँ इतने कुछ सालों से वो प्रोग्रेशन तो हमने देखी। अब भाई देखो हालात ये हो गए हैं कि ये केविन ओवंस का बेटा इतना बड़ा हो गया है कि एक छोटे से स्टेप के ऊपर चढ़ के फ़ोटो खींचनी पड़ रही है केविन ओवंस को, और तब जाके ऐसा लग रहा है कि हाँ अब जाके केविन ओवंस थोड़ा बड़ा लग रहा है। लेकिन अगर आप पूरे साइज़ बिल्ड देखोगे, लंबाई चौड़ाई पूरी केविन ओवंस के बेटे की, तो आई थिंक बस थोड़ी बहुत प्रोफेशनल रेसलिंग ही सिखानी पड़ेगी उनको। ऑलरेडी तो भाई वही है कि आपकी अगर लीनियज है, फैमिली आपकी है, तो फिर वो चीज़ आपको एटलीस्ट प्रोफेशनल रेसलिंग के स्पोर्ट में तो बेनिफिट करती है। तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई कब हो रहा है फिर आपके बेटे का डेब्यू, और जिस तरीके से केविन ओवंस इतने एक्सपीरियंस बंदे हैं, आई थिंक अपने बेटे को ट्रेन कर रहे होंगे, तो वो भी उनको एक चमकता सितारा ही बनाएंगे। बाकी नेपो बेबी वाली चीज़ के बारे में यहाँ पे हम कमेंट करेंगे नहीं ज़्यादा, क्योंकि वो तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के केस में एक डिफरेंट ही सब्जेक्ट है। कल का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड जो कि रेसलमेनिया से पहले गो होम एडिशन होने वाला है, तो भाई यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई एडवर्टाइज कर रही है कि रोमन रेंस एक स्पेशल मैसेज देने वाले हैं सीएम पंक के लिए। ऑब्वियसली कल शो पर सीएम पंक भी होंगे, और भाई मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो बातें सीएम पंक ने बोल दी है रोमन रेंस के बारे में, रोमन रेंस का जवाब कुछ तगड़ा होना चाहिए। एंड यस, सेथ रॉलिंस, गुंथर, ये सारे सुपरस्टार भी होंगे कल, और कल हमको फाइनल सेगमेंट दिखेगा ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी का। भाई जिस भी हफ्ते में ये दोनों सुपरस्टार दिख रहे हैं मंडे नाइट रॉ में, वो चीज़ें, वो सेगमेंट, वो मूवमेंट पूरा ही अलग लग रहा है। तो देखते हैं लास्ट में स्टैंड टॉल कौन करता है, और कई बार उस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड से भी हमको चीज़ें पता चल जाती हैं कि जो रेसलमेनिया का आउटकम है वो क्या होने वाला है। और लास्ट में बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्पेशली टीकेओ की तरफ से कुछ और मूव्स के बारे में। तो आपको याद होगा मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो है ऐसी सिचुएशन है कि वो कुछ बहुत बड़े स्टेप्स लेने वाले हैं इन अ वे कि रेसलमेनिया की जो टिकट्स हैं वो बूस्ट हो। फिर हमने वो पैट मैकेफी वाली चीज़ देखी, उसके बाद उन्होंने वो अनाउंसमेंट करी कि 25% ऑफ है। तो ये तो उल्टे सीधे मूव इनके रहे हैं, लेकिन अभी टीकेओ वाले अब भी नहीं रुक रहे हैं, और अभी आपको इस आने वाले हफ्ते में भी कुछ और ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो कि भाई या तो बिल्कुल ही अच्छी होने वाली है, बिल्कुल ही ख़त्म होने वाली है। अब तक तो वैसे हमने सारी बेकार चीज़ें ही देखी हैं, लेकिन अभी भी टीकेओ वाले नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनको एक्सपेक्टेशन थी रेसलमेनिया की अपना पूरा रेवेन्यू करने की, वो नहीं मीट हो पा रही है। तो अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास, टीकेओ के पास बोलना चाहिए एक हफ्ता है, और देखते हैं इस आने वाले 7 दिनों में डब्ल्यूडब्ल्यूई के टीकेओ के डिसीजंस क्या होते हैं। बाकी नेचुरल टीन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आरपंत वाला कोड यूज़ करोगे तो आपको एक डिस्काउंट में मिल जाता है। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो ज़िंदगी के मज़े।